चलिए आज शुरू करेंगे आज का अखबार। एंड इन टुडेज एजेंडा वी विल लुक इनटू द मणिपुर वायलेंस। वो अभी तक चल रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक बार एक दूसरा रेफरेंस यहाँ पे आया है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इस पे पीवाईक्यूज काफी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। मेंस पर्सपेक्टिव ये टॉपिक है आपके इंटरनल सिक्योरिटी का। देन यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, इंडिया जापान जो है साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं। we will look into that. Under trials it's a major problem। ये इंडियन जुडिशरी के जो डिले होता है उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे यहाँ पे जो जेल्स की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है, और जो है प्रिजनर्स वो ज्यादा है। so that is a trouble, that's a challenge that we have to deal here now. Along with that, Trump administration, they have come up with the Department of Efficiency। we will look into that, उससे रिलेटेड कुछ बातों को देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अखबार। फ्रंट पेज उठा के देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए, chaos erupts in मणिपुर आफ्टर रिकवरी ऑफ बॉडीज। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ एक डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं, उसके बारे में आपको वैसे थोड़ा बहुत आइडिया है। दैट इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ओके, ये ऑलरेडी वहां पे इम्पोज कर दिया गया है इन द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर। नाउ पॉइंट हियर इज दिस, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। वी विल लुक इनटू दैट एस्पेक्ट, उस एस्पेक्ट को थोड़ा यहाँ पे कवर करते हैं। सो ये डिटेल में देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे 2022 में दिस अफ्स्पा, बिकॉज हमें उम्मीद थी कि मणिपुर में सिचुएशन अच्छी हो रही है, तो अफ्स्पा वाज रिमूव्ड, इसको हटा दिया गया था। और काफी लोगों ने इसको वेलकम किया था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हट रहा है, बिकॉज इफ यू रिमूव इट इट मींस नॉर्मेलसी आ रही है वहां पे। ओके, अब आप एक चीज को समझ लीजिए, ये एकदम से ऐसे क्या प्रॉब्लम इरप्ट हो गई। इज इट फैब्रिकेटेड बाय समवन, क्या ये बाहर से किसी ने इंटरफेयर किया है यहाँ पे? दैट कुड बी वन एस्पेक्ट, बिकॉज हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, एकदम से हो गया। एंड सिंस अप्रैल 2024 यू कैन से दिस प्रॉब्लम इज प्रोलॉन्गिंग। ये तब से लेके अब तक ये समस्या चल रही थी। नाउ दिस आफ्सपा हैज बीन रीइम्पोज्ड। सो ये एक चीज है जो हमें समझनी है, ये मणिपुर की रियलिटी बताती है दैट हाउ फ्रेजाइल इज द सोशल फैब्रिक ऑफ मणिपुर। कितना फ्रेजाइल है ये वहां का सोशल फैब्रिक। ओके, तो ये काफी जो है सोचने वाली चीजें हैं यहाँ पे जिनको हमें देखना है। एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज नो अदर चॉइस। अब कल को कोई अगर आपको बोलेगी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपने क्यों लगाया या क्यों हटाया, तो गवर्नमेंट उसको क्या जवाब देगी कि क्यों लगाया? देयर इज अ जेन्युइन रीजन फॉर दिस। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं चल रहा है तो वो जेन्युइन रीजन है। अब देखिए, इसके प्रोज की हम कुछ बात करेंगे कि फायदेमंद कैसे है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आपको लीगल पावर देनी है, आर्म्ड फोर्सेस को लीगल प्रोटेक्शन देनी ही देनी है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लड़ती है फोर्स आपकी, अदरवाइज आपके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ढंग से नहीं हो पाएंगे। इट्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी के लिए अफ्स्पा लगाया जाता है कि जो हमारे यहाँ इंसर्जेंट्स हैं वो आम जनता को टारगेट ना करें, ये उसके लिए है। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर होगा तभी तो अफ्स्पा लगेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, दिस इज व्हाई वी ब्रॉट इन हियर। नाउ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कंफ्लिक्ट जोन में बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो इंसर्जेंसी कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। तो हमें कंट्रोल करनी है इंसर्जेंसी, यू हैव टू डेटर द इलीगल एक्टिविटीज। ओके, अब आप देखो मणिपुर बॉर्डर एरिया है, कितना कुछ वहां पे होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वहां पे, क्लियर, स्मगलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके मणिपुर के अंदर चल रही होती हैं। तो उन सब चीजों को डेटर करना है। और मैंने कल बताया कि नार्को टेररिज्म का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि भाई टेररिज्म और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है वो साथ में ही चला रहे होते हैं, इतने बड़े लेवल पे ये जो एक्टिविटी चल रही है। देन यू हैव टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिविलियन, उसके लिए आर्म्सपा है। अब देखिए, इम्यूनिटी किस टाइप की है आर्म्ड फोर्सेस को, उसको देखेंगे। देखिए, शील्ड सोल्जर फ्रॉम फॉल्स एक्यूजेशन एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहां पे अफवाहों की मार्केट होती है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरिया में बहुत ज्यादा फॉल्स प्रोपागेंडा चलता है, बहुत ज्यादा फॉल्स प्रोपागेंडा। अब यहाँ पे मणिपुर की बात करेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा जबरदस्ती के प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं कि इंडियन आर्मी हैज रेप्ड मणिपुर वुमेन। अब जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट फॉल्स प्रोपागेंडा।
सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे फॉल्स प्रोपेगेंडा चलता है, आप अगर अपने सोल्जर्स को एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं दोगे, हाउ विल दे ऑपरेट? वो काम कैसे करेंगे? दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी, यू कैन से, लुकिंग इनटू. अब नेक्स्ट इज यू हैव टू एनकरेज डेडिकेटेड सर्विस टू नेशन. आर्म्ड फोर्सेस का मोराल बहुत जरूरी है अप रहना, और इस प्रोटेक्शन से उनका मोराल अप रहता है. दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. कोई आदमी आपके लिए गोली खा रहा है तो वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको पता है कि उसको गोली लग सकती है, बट स्टिल ही इज देयर. यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन. आपको बाकी लीगल मेजर्स उस आदमी को देने पड़ेंगे, उस सोल्जर को देने पड़ेंगे. क्लियर? इसलिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन सपोर्ट्स इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलेंस. अब यू विल गेट क्रूशियल इंफॉर्मेशन. आपके यहाँ पे प्रेजेंस है, मिलिट्री डिप्लॉयड है, आप हर चीज को ट्रैक कर रहे हो. दैट इज समथिंग विच आफ्पा फैसिलिटेट. अब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, देखिए. देर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ मिस यूज. अब अथॉरिटीज जो है उसको अब्यूज करती हैं. आई विल टेल यू दिस थिंग. देखिए, एक एनकाउंटर हो गया था. ओके, इन दैट एनकाउंटर लाइक 14 विलेजर्स दे डाइड. अब उस केस के अंदर वो हुआ क्या, दैट वाज अ कोलेटरल डैमेज. ओके, आर्म्ड फोर्सेस ने, कार्स जा रही थी, उनको कहा कि आप कार रोकिए, उन्होंने रोकी नहीं. आर्म्ड फोर्सेस ने फायर ओपन कर दिया क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस थी कि भाई इधर से टेररिस्ट आने वाले हैं. तो कभी कभी ऐसे अब्यूज के केसेस भी आते हैं, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है. क्लियर? दैट इज वेरी, यू कैन से, सैड पार्ट ऑफ दिस. एंड इट कैन बी यूज टू सप्रेस डिसेंट, साइलेंस द एक्टिविस्ट. क्योंकि यहाँ पे आप सबको अंदर डाल देते हो. एक तरीके से पुलिस स्टेट जैसा बन जाता है, कंट्रोल्ड स्टेट. ओके, दैट इज नॉट समथिंग दैट द डेमोक्रेसी वांट्स. तो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. सिविल लिबर्टीज हमारी अच्छी होनी चाहिए, बट डेफिनेटली आपको लगेगा तो आपकी सिविल लिबर्टीज कर्टेल हो जाएंगी. देन लिमिट्स ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. अब देखिए, आप एफआईआर नहीं कर सकते हो. अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा, किसी की डेथ की हो गई है फायरिंग के अंदर, तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी. अब उस केस के अंदर अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंक्वायरी, वो सब कुछ नहीं होता है. सो दैट इज हाउ यू मिस आउट ऑन द अकाउंटेबिलिटी पार्ट. मिसयूज ऑफ पावर के चांस ज्यादा है. एंड देन मोस्ट सैड पार्ट इज इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेड्डी कमीशन है, ठीक है. अब रेड्डी कमीशन आफ्सपा के ऊपर बना. रेड्डी कमीशन की एक फाइंडिंग ये थी कि इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का सबसे बड़ा जो सैड पार्ट है, दैट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. कि जहां जहां पे भी ये इम्पोज्ड है, वहां पे पब्लिक की साइकोलॉजी काफी नेगेटिव हो गई है. सो दैट इज हाउ प्रॉब्लमेटिक इट इज. ओके, एंड देन देर इज इनहेरेंट रिस्क ऑफ कोलेटरल डैमेज. बिल्कुल, इनोसेंट लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी नुकसान हो सकता है. मैंने आपको वो केस बताया कैसा होता है यहाँ पे. ओके, एंड पॉसिबल इरोजन ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट अथॉरिटी. और ये बताता है कि सिविलियन गवर्नमेंट किसी वहां पे एक्टिव रोल में नहीं है, बिकॉज मिलिट्री ही वहां पे मेजर रोल प्ले करती है. अगर आप बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे, वहां पे तो आपको, मतलब बॉर्डर विलेजेस के अंदर, वहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कम एक्टिव दिखता है और मिलिट्री ज्यादा वहां पे आपको एक्टिव देखने को मिलती है. सो दीज आर इश्यूज दैट आर देयर. एंड यू कैन से, डिस्पाइट एवरीथिंग, हमें इस टूल को रखना पड़ा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. अगर सिचुएशन अच्छी हो जाए तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा भी दिया जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट राइट नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस. हमने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा के भी देखा, लेकिन फिर दोबारा सिचुएशन गड़बड़ हो गई तो हमें उसे री इम्पोज करना पड़ा. ओके, सो दिस इज व्हाट द थिंग हैज बीन. अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर के ऊपर. तो 5 माओइस्ट दे हैव बीन किल्ड इन बस्तर एंड 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स इंजर्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन द डेवलपमेंट. अब नक्सलाइट माओइस्ट सेम आइडियोलॉजी के होते हैं और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से हम इसको लेके चलते हैं. अब देखिए, ये मेंस 2018 का एक सवाल है जो कह रहे हैं कि भी लेफ्ट विंग extremism is showing a downward trend but still affects many parts of the country. Briefly explain government of India's approach to counter the challenges. अब लेफ्ट विंग पहले एक समय ऐसा था, मैं आपको बताता हूं. मनमोहन सिंह जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से, ओके, तो मनमोहन सिंह, ही मेड अ स्टेटमेंट. ही सेड दैट द बिगेस्ट थ्रेट टू द नेशन इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, गढ़चिरौली दंतेवाड़ा में हुआ था. 100 सोल्जर्स ऑफ सीआरपीएफ. ओके, तो 100 सोल्जर्स हमारे थे सीआरपीएफ के, उनको मार दिया गया था एक साथ. दिस वॉज द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन दैट बेल्ट. ओके,
तो उतना डेंजरस ये था, एंड ही सेड दैट दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट, बट ओवर द टाइम द डिस्ट्रिक्ट्स हैव गोन डाउन। अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान देने होंगे। एक आपने टर्म सुनी होगी, अर्बन नक्सल्स, ठीक। तो ये अर्बन नक्सल टर्म भी कहीं ना कहीं उन लोगों की है जो लेफ्ट विंग के साथ एक्सट्रीमिज्म के साथ रखते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव, दे प्रोवाइड द आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। तो चीजें इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। अब यूपीएससी ने अर्बन नक्सल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, दोनों पे पूछते हैं। पॉइंट इज दिस, जो ये फील्ड पे काम करते हैं, जो हम जिनको नक्सलाइट बोलते हैं, they will be there on the field, but they are getting financial support and ideological support from people who are there in urban areas। तो ये चीज आपको समझनी है। और मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊं, नक्सलिज्म की शुरुआत और इसके जो थॉट प्रोसेस वाले जो इंडिविजुअल्स थे, चारू मजूमदार, ओके, या आप बाकी जो इनके आइडियोलॉग्स की बात करें, जो जो एक तरीके से बुद्धिजीवी आप बोल सकते हैं, जो इन थॉट प्रोसेस को सोच प्रोवाइड कर रहे थे, उनका टारगेट ही यही था इनिशियली कि भाई अर्बन एरियाज के अंदर हम अपना एक तरीके से प्रेजेंस बढ़ाएंगे। तो इनका एक अपना निकलता है, माओइस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं। अगर आप उस चीज को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या थॉट प्रोसेस था। ये कहते हैं कि हमें अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखना है। अगर हम अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे, देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल हैव सपोर्ट इन अर्बन एरियाज, और वहां से जो है इनका रेवोल्यूशन निकलेगा, एंड देन दे विल टारगेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप इनके ओरिजिन की भी बात करेंगे, तो ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही था कि भाई ये गेम शुरू हुआ था नक्सलबाड़ी विलेज। तो ये नक्सलबाड़ी है कहाँ पे? नक्सलबाड़ी पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, ओके। अब उस समय जो सपोर्ट और एक्टिविज्म दिखाया था, वो एजुकेटेड अर्बन यूथ ने दिखाया था। स्टार्टिंग के अंदर ठीक है, मुद्दा ट्राइबल्स का था, लेकिन जो इनके लिए फाइट आउट कर रहे थे वो अर्बन एजुकेटेड यूथ। ये चारू मजूमदार और जितने भी इनके लीडर्स रहे हैं, दे वर वेल एजुकेटेड एंड दे वर कैरिंग आउट दिस पर्टिकुलर फाइट अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से खेल शुरू हुआ है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बेल्ट को देखेंगे, द नंबर हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली, काफी कम हो गया है अब आज की डेट में नंबर। और यहाँ पे अगर आप ये एक एरिया देखें तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ ट्राई जंक्शन टाइप एरिया। एक तरफ तेलंगाना है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ उड़ीसा मिलता है आपको। और इस बेल्ट को भी देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र का एरिया है। अब क्यों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस नक्सलिज्म के फैलने की प्रॉब्लम थी कि ये एक स्टेट में एक्टिविटी करके दूसरे स्टेट में भाग जाते थे। तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, उड़ीसा पुलिस, अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन। तो इधर एक्टिविटी करके उधर चले गए, उधर एक्टिविटी करके इधर चले गए। उन सब चीजों को यहाँ पे गवर्नमेंट ने खत्म किया विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो आज की डेट में काफी ज्यादा वहां पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है। वी हैव अ होलिस्टिक स्ट्रेटजी, ठीक है, हम डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, गवर्नेंस पे भी फोकस है, समाधान स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे जो है लगाई है, स्मार्ट पुलिसिंग हो रही है, अग्रेसिव स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस प्रॉब्लम के पीछे चले गए, आपने थोड़े बहुत नक्सलाइट्स को किल किया और फिर आप पीछे हट गए। नो, रेगुलरली टिल द टाइम दे आर नॉट बीइंग एलिमिनेटेड, वी आर फोकसिंग देयर। सो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रेगुलर है, दैट इज देयर। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग बिल्कुल अलग लेवल की आपको यहाँ पे जंगल ट्रेनिंग, जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर टॉट टू देम। एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे फोकस है। अब इतना ही नहीं है, आजकल तो ड्रोन्स का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। यू कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ नक्सलाइट्स, ओके। तो आप उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हो। तो ये इस तरीके की अभी चल रही है, टेक्नोलॉजी का भी रोल आ गया। एंड देन द डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, आप वहां पे डेवलपमेंट को भी ट्रैक कर रहे हो, ठीक है ना। पहले क्या होता था, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखता ही नहीं था, कागजों में सब कुछ चल रहा होता था, फील्ड में कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सीरियस एफर्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एंड यू हैव अ एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। ईच थिएटर का क्या मतलब है? अब देखिए यहाँ पे, अब छत्तीसगढ़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, महाराष्ट्र के बॉर्डर एरियाज में अपनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे वहां अपनी रिक्वायरमेंट है, उड़ीसा की अपनी। अब ईच थिएटर के लिए एफर्ट है।
पहले क्या होता था, एक यूनिफाइड वन साइज फिट ऑल अप्रोच में हम चलते थे और वो एक जगह काम करती थी, दूसरी जगह फेल हो जाती थी। अब वी आर फोकसिंग ऑन दीज एरियाज। तो आप जो है एक तरीके से एक्शन प्लान हर एक एरिया के लिए अलग है आपके यहाँ पे, एंड वी आर फोकसिंग ऑन किलिंग देयर फाइनेंसिंग। तो पहले वो फाइनेंसेस अपने अरेंज कर लेते थे, अब हमारा फोकस जो है फाइनेंसेस को किल करने का भी है। तो मैंने आपको ये बताया अर्बन नक्सल वाला कंसेप्ट। ओके, नाउ अर्बन नक्सल्स जो थे, ये अर्बन एरिया से इनको आइडियोलॉजी प्रोवाइड करते थे, सिर्फ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंसेस अरेंज करवाना। अब वी आर एक्सपोजिंग देम एज वेल, ये भी एक्सपोजर यहाँ पे चल रहा है। सो यू हैव टू डील विद द स्ट्रेटजी विच इज एड्रेसिंग ऑल द एस्पेक्ट्स दैट इज रिलेटेड टू दिस। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आज की डेट में क्या है देखिए। तो अभी भी देखो, फर्स्ट इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, तो स्टेट पुलिस तो यहाँ पे एक्ट करेगी ही करेगी, बट स्टेट पुलिस सम नीड सम सपोर्ट, आपको कोऑर्डिनेशन के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्टेट में ये फैला हुआ है, इट इज नॉट जस्ट इन वन स्टेट, मल्टी स्टेट में है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू मॉनिटर द सिचुएशन। ठीक, अब मॉनिटर द सिचुएशन के लिए मैं बताता हूँ आपको, होम मिनिस्ट्री के अंदर टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ओके, हमारे यहाँ पे एक अलग से डेस्क बना रखा है हमने, दैट इज डीलिंग विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो सिर्फ इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो दे आर फोकसिंग डेडिकेटेडली ऑन दैट इशू। तो रेगुलरली हम ट्रैक कर रहे हैं और चीजों को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देन सेंट्रल फोर्सेज आर डिप्लॉयड, अगर जरूरत पड़े तो और भी ज्यादा डिप्लॉय कीजिए। सैंक्शन इंडिया रिजर्व बटालियन, एस्टैब्लिश काउंटर इंसर्जेंसी इन एंटी टेररिज्म स्कूल्स। ओके, बिल्कुल ये करना है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग करवाएंगे इनकी फोर्सेस की, ठीक है, तो ये जरूरी है। एंड बेस्ट पार्ट इज दिस, अभी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली है, अब क्या है ना, फोकस जो है लोकल्स के ऊपर है। ओके, जो लोकल्स को अगर आप वहां पे रिक्रूट करते हो तो दे नो द टेरेन, उनका रिक्रूटमेंट जो है वो जरूरी है। नॉट जस्ट दैट, अगर जो सरेंडर्ड नक्सल्स हैं, ठीक है, अब सरेंडर जिन्होंने कर रखा है, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स कैन बी डन हियर। उनको आप यूज कीजिए रेगुलर फोर्स की तरह, एंड दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड, दे नो हाउ योर एनिमीज दे फाइट, एंड टुगेदर यू कैन वर्क ऑन इट। मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड स्टेट पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, यस, आज जो है टेक एविडेंस का जमाना है, टेक इंटेलिजेंस का जमाना है। ओके, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड देन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर अंडर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम वो कीजिए। और देखिए, सरेंडर पॉलिसी के अंदर पैसा अगर देके आप सरेंडर कराते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। मनी स्पेंड करके अगर वायलेंस कम होता है तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, तो प्रोवाइड हेलीकॉप्टर्स फॉर एंटी लेफ्ट विंग ऑपरेशंस, बिल्कुल ये सब करना है। फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ स्टेट पुलिस वाया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी से ही आप ट्रेन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि ये मल्टीपल एरिया के अंदर स्प्रेड आउट है। सो दैट इज ऑल यू हैव टू डू हियर टू डील विद दिस इशू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब पहले अखबार को ही देखेंगे कि क्या है न्यूज़पेपर के अंदर। ओके, तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम इसमें नहीं जाएंगे, will not get into that. So there is this fire that was there, and it was a tragic thing. आग लग गई हॉस्पिटल में, और बेबीज जो हैं, बच्चे जो हैं, वो वल्नरेबल थे, बट कुछ को बचा लिया गया है वहाँ पे। ओके, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब आगे देखिए इसके अंदर, मोदी लीव्स फॉर 3 नेशन टूर, इसको देखेंगे। उससे पहले एक बात हो रही है यूनिकॉर्न की। अब ये क्या है, नेवल वॉरशिप में लगाने वाली चीज। So that is the stealth antenna that we are looking forward to develop together. अब ये यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना होता है, जापान के पास ये टेक्नोलॉजी है, which provides stealth feature to the ships। तो हम इसको यहाँ पे कंबाइंड जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ये जब मैन्युफैक्चर होगा जापानीज टेक्नोलॉजी, ये इंडियन शिप्स के ऊपर भी लगेगी। ठीक, तो दिस इज हाउ अपग्रेडेशन इज बीइंग डन, इट्स अ गुड थिंग। मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव चीज में देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? बिकॉज इनिशियली व्हाट वाज द सिनेरियो, जापानीज वर रिलक्टेंट, ठीक, दे वर रिलक्टेंट टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी विद अस। अब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक और शिप और एक प्लेन लेने वाले थे जापान से, नेगोशिएशन हो रहा था, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं थी। In that direction, this is one such step, and it's a encouraging step, because in future
सी दे हैव द टेक्नोलॉजी, बट हम दोनों को मिलके हमारे यहाँ पे एक हमारा एनिमी है चाइना, जिसको काउंटर करना जरूरी है. दैट इज व्हाट वी बोथ हैव टू डू. सो इन दैट सिनेरियो आपको टीम बना के काम करना ही करना होगा. एंड इफ दे आर रेडी टू प्रोवाइड अस विद दिस टेक्नोलॉजी, इट्स अ गुड थिंग. ये स्टेल्थ फीचर ऐड करेगा हमारे शिप्स के अंदर. उसके बाद हमारे शिप्स को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाट द होल आइडिया इज. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, मोदी जी 3 दिन के टूर पे चले गए हैं और एमओयू वगैरह साइन होंगे नाइजीरिया के अंदर. उसके बाद G20 की मीटिंग है ब्राजील के अंदर, वहां जाएंगे. अब देखो, मेजर चीज समझो पहले. अभी वो पहले जा रहे हैं अफ्रीका, तो हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट देखेंगे. वाई दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब ये प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है. उन्होंने कहा अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इज प्रोड्यूस्ड बाय Congo, Democratic Republic of Congo. That is the world's, you can say, largest producer of cobalt. अब ये न्यूज क्यों बनी थी? क्योंकि G20 की जब मीटिंग थी, पहली चीज G20 की जो इंडिया में मीटिंग थी, तो अफ्रीकन यूनियन को पूरा मेंबर बनाया यहाँ पे. ठीक है. नॉट जस्ट दैट, मोदी जी ने जो कोंगो के लीडर थे उनके साथ स्पेशल सेपरेट मुलाकात की थी. तो दैट वाज व्हाट दैट हाईलाइटेड, यू कैन से, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोंगो. अब कोंगो वहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट बना और यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया. और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था कोंगो? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था बिकॉज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर. ठीक है. आप कोबाल्ट तो चाहिए होगा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. दैट इज हाउ इट इज. अब बात करते हैं अफ्रीका की. अफ्रीका और इंडिया रिलेशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डेफिनेटली है. अगर हम बात करें, इंडिया भी कॉलोनी थी, अफ्रीका भी कॉलोनी थी, तो वी बोथ हैड अ कॉलोनियल, यू कैन से, पास्ट. आपका कॉलोनियल पास्ट है, इतिहास सेम है. इन दैट पर्टिकुलर केस प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एक जैसी हैं दोनों. और अफ्रीकन्स की अगर आप बात करें, दे आर फेसिंग द इशू ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट. मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. एंड दे लुक अप टू इंडिया. वो इंडिया को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि इफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश पीस, कि इंडिया इतनी डाइवर्सिटी के साथ अगर एक साथ रह सकते हैं इंडियंस, व्हाई कांट अफ्रीकन्स? दैट इज व्हाट दे चेरिश अबाउट एंड दे लुक अप टू अस. ओके, तो ये एक अच्छा सा बॉन्ड है जो हम वहां पे मेंटेन करके रखते हैं. बाकी अगर आप देखेंगे तो वी, यू कैन से, वी सपोर्टेड डीकोलोनाइजेशन. आजादी के बाद हम डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते थे. नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें, मैनी ऑफ द अफ्रीकन नेशंस दे ज्वाइंट. बहुत से ऐसे आने लगे यहाँ पे. ओके, सो वी हैड द रेड फोर्ट डिक्लेरेशन 1997 विच एस्टैब्लिश द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. हमारे बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई यहाँ पे. एंड वी अपोज साउथ अफ्रीकाज अपार्थीड लॉ. हम बिल्कुल इसके अपोजिशन में थे एंड वी प्रोटेस्टेड फॉर द पीपल देयर. ओके, तो अफ्रीकन्स के लिए बहुत कुछ किया है हमने, ऐसी बात नहीं है. आप ब्रिक्स की बात करें, आप इब्सा की बात करें, WTO, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, रेगुलरली वी आर एंगेजिंग विद देम. एंड अदर पार्ट इज दिस, related to political cooperation, we are focusing on facilitating Africa's development. Clear? As an alternative to China's model. अब देखो, इंडिया और जापान मिलके एक आइडिया लेके आए थे, that is related to Asia Africa growth corridor. तो we are ready to facilitate development in the African continent, और हम रेगुलरली उनको हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना? ये हमारी तरफ से रेगुलर एफर्ट चल रहा है. सो अफ्रीका सपोर्ट्स, साउथ अफ्रीका की स्पेसिफिकली बात हो रही है. इंडियाज प्रपोजल फॉर यूएन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म. देखिए, बहुत से ऐसे अफ्रीका के अंदर कंट्रीज हैं जो इस चीज से वल्नरेबल है, टेररिज्म से. बोको हरम नाम के वहां पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज क्वाइट एक्टिव देयर, और काफी नुकसान पहुंचाया है उस बोको हरम ने. और जैसे मोदी जी अभी नाइजीरिया जा रहे हैं, तो नाइजीरिया डिफेंस में इंटरेस्टेड है, वो डिफेंस डील करना चाहता है. वो एक रीजन जो है उसका ये है, बोको हरम. ठीक है, तो वो चाहते हैं, वो इंडिया की हेल्प लेना चाहते हैं काउंटर टेररिज्म के अंदर, एंड वी आर रेडी टू प्रोवाइड हेल्प टू देम. अगर आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करेंगे तो वी हैड अ गोल ऑफ, यू कैन से, 20 बिलियन बाय 2021. 98 के अंदर आपने इतना जो है वो किया था, आपका ट्रेड इतना था, एंड नाउ वी हैड अ गोल. तो थिंग्स आर ऑन राइट ट्रैक. ओके, चैलेंजेस की बात करेंगे, रेगुलर समिट करवानी जरूरी है, मिस आउट हो गई थी.
देखिए एशिया अफ्रीका, सॉरी इंडिया अफ्रीका फोरम बना हुआ है, ठीक। अब इंडिया अफ्रीका फोरम तो आपने बना रखा है, बट नो रेगुलर मीटिंग्स। तो ये एक सैड पार्ट है। एक ऐसा था कि मोदी जी, आई गेस लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो 2016-17 में हुई थी। उसके बाद अभी जब अफ्रीकन यूनियन को हमने मेंबर बनाया G20 का, तब डेफिनेटली वी मस्ट हैव हैड अ मीटिंग हियर। और उसके अंदर अगर आप सोचेंगे कि G20 का मेंबर जब अफ्रीकन यूनियन को बनाया, तो इंडिया के सपोर्ट, इंडिया ने एक लीडिंग रोल प्ले किया है उसके अंदर। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव डन। फ्यूचर कोलैबोरेशन, बायोटेक, हेल्थ, न्यूट्रिशन, टूरिज्म में हम साथ आ सकते हैं। आईटी बेस्ड जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें इंडिया हेल्प कर सकता है। यूनिफाइड पेपर पेमेंट इंटरफेस, वी कैन हेल्प देम इन एस्टेब्लिशिंग यूपीआई काइंड ऑफ थिंग। तो हम डिजिटल जो ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स, उसके अंदर हम सब जो है इन अफ्रीकन नेशंस की हेल्प आउट कर सकते हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। देखो ये यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती आपको, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आप एक मोबाइल निकालेंगे और फटाफट जो है आप अपना पासवर्ड डालेंगे और जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो दैट्स अ रियली, यू कैन से, ग्रेट थिंग दैट वी हैड हियर इन इंडिया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इंडिया के अंदर आपको ये देखने को मिल रही है। ओके, सो कवरिंग अप ऑल दीज थिंग्स, सो दैट इज द पॉइंट हियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो मोदी जी एक और एरिया में जा रहे हैं, कैरीकॉम के अंदर। अब कैरीकॉम में मोदी जी जा रहे हैं, तो कैरीकॉम में कंट्रीज कौन से हैं? देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ठीक। तो कैरीकॉम, कैरेबियन कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो देर आर 20 कंट्रीज। ओके, और 20 कंट्री हैं। इतने छोटे छोटे तो हमारे किसी काम के हैं, बताइए। आपके दिमाग में सवाल आएगा ना कि भाई इतने छोटे कंट्री आप इंडिया के लिए किस काम के होंगे। तो आपको दो चार चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, ठीक। जो यूएनएससी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं, ये जो रिफॉर्म्स होंगे इसके अंदर यूएन जनरल असेंबली आपकी वोट करेगी। अब यूएन जनरल असेंबली के अंदर वोट करवाने के लिए, रिफॉर्म इनिशिएटिव करवाने के लिए आपको 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक। अब 2/3 मेंबर्स आपके फेवर में वोट करेंगे। नाउ ईच कंट्री दे विल हैव 1 वोट। कंट्री चाहे छोटा हो, लेकिन उसकी वोटिंग पावर आपके लिए यूजफुल है। तो जो एक वोट हमें चाहिए, वो सभी कंट्रीज का चाहिए, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे बड़ा कंट्री हो। एंड देन अदर देन दैट, दीज एरियाज दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे है इंडियन डायस्पोरा। तो काफी इंडियन डायस्पोरा एक्टिव है। अगर मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर होते थे शिव नारायण चंद्रपाल। अब आप सोच लीजिए, ही हैड दैट इंडियन ओरिजिन रूट्स। तो किसी टाइम पे उनको फोर फादर्स जो हैं वो इंडिया से गए होंगे। तो देर आर मेनी सच लाइक दैट। इंडियन डायस्पोरा इज गुड देयर, दे आर एक्टिव देयर, एंड दैट इज व्हाट यू कैन से, वी हैव टू एंगेज विद देम। तो ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एरिया की, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग देयर। क्लियर? तो पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। और मोदी जी को जो है सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ से। उनका नेशनल ऑनर एक तरीके से हमारे मोदी जी रिसीव करेंगे, बिकॉज वी हेल्प देम ड्यूरिंग द कोरोना। कोविड टाइम पे हमारी एक स्कीम थी, मैत्री, ठीक। So we had that operation Maitri. In that Maitri, we were helping them. We were helping multiple countries. तो 70,000 के अराउंड आपने कोरोना डोज जो है वो यहाँ पे दी थी। तो दिस इज हाउ दे आर थैंकिंग अस, इज अ गुडविल जेस्चर ये कर रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। ओके, सो पॉलिटिकल न्यूज में हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक द अंडर ट्रायल्स। अब अंडर ट्रायल्स की बात करेंगे। अब जेल की सिचुएशन थोड़ी मैं आपको बता दूं, पहले यहीं पे ही इस फैक्ट को देख लेते हैं। एज यू कैन सी दिस थिंग इन ऑन द स्क्रीन हियर। तो अभी आपके यहाँ पे ये है कि देखिए अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। अंडर ट्रायल और कन्विक्ट्स अलग अलग हैं। जो कन्विक्ट्स हैं, मतलब उनका, जो कन्विक्ट्स हैं आपके, जो कन्विक्ट्स हैं, कन्विक्ट्स आपके यहाँ पे वो हैं जिनका केस कंप्लीट हो चुका है और जिनको सजा मिल चुकी है, ठीक। एंड देन अंडर ट्रायल्स आर दोज जिनका केस अभी पेंडिंग है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए हम यहाँ पे किस प्रिंसिपल पे चलते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है वो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आप को गिल्टी प्रूव ना किया जाए तब तक आप इनोसेंट रहेंगे। दैट इज द पॉइंट हियर, वो पॉइंट है।
अब ऐसे में अगर किसी को आप इनोसेंट मान रहे हैं कि जब तक वो गिल्टी नहीं है तब तक आप उसे जबरदस्ती जेल में कैसे रख सकते हैं? और कई अंडर ट्रायल्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे एक तरीके से उनका टेन्योर भी पूरा हो चुका है, उनका टेन्योर पूरा हो चुका है उनकी सजा का। सो दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द डिनायल ऑफ जस्टिस। अगर आप किसी को प्रोलॉन्ग करके रखते हैं तो वो डिनायल ऑफ जस्टिस है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। अब ऐसे में अगर आप इस पूरी डिटेल को देखेंगे, सो प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे यहाँ जो प्रिजन्स का अरेंजमेंट है, जेल्स हैं, वी हैव 5,73,000 इनमेट्स, लेकिन कैपेसिटी 4,36,000 की ही है। तो कैपेसिटी ना होने के कारण आपके यहाँ पे जो प्रिजन्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, ओवर बर्डन हैं, और एक तरीके से आप उसको समझ लीजिए कि जो जो प्रिजन में लोग रह रहे हैं उनकी सिविल लिबर्टीज भी यहाँ पे कर्टेल हो रही हैं। तो प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं, और प्रिजनर्स के राइट्स यहाँ पे जो है वो एक तरीके से वायलेट हो रहे हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा के, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है, अगर आप उन अंडर ट्रायल्स को ट्रैक कर सकेंगे, देयर कांट बी एनीथिंग बेटर देन दैट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन यूज हियर। फॉरेन कंट्रीज में पैरों पे एक गैजेट आप लगा देते हो जिससे आप प्रिजनर्स को ट्रैक कर सकते हो, और उनको बोलते हो कि आप अपने घर के अंदर ही रहिए, घर के आसपास आप जा सकते हैं, ज्यादा दूर वो नहीं जा सकते। दैट काइंड ऑफ थिंग दैट वी शुड हैव हियर इन इंडिया। तो ये रियलिटी देखिए, 75% इनमेट्स जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, मतलब 25% ही हैं जो आपके यहाँ पे कन्विक्ट्स हैं। अब इसके लिए मल्टीपल रीजन है। एक रीजन ये है कि बेल, कई लोग जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो बेल बॉन्ड नहीं पे कर सकते, गरीबी भी एक कारण है। 50,000 30,000 इतने तक का बेल बॉन्ड भी वो नहीं पे कर पाते हैं। दैट इज द सैड पार्ट हियर। ओके, और इसको भी सोचना चाहिए। ठीक है, बेल शुड बी द नॉर्म नॉट द जेल। जुडिशरी इस प्रोसेस पे चले, बेल शुड बी द नॉर्म। क्लियर, इस मॉडल पे चलना चाहिए, जिसको पॉसिबल हो उसको बेल दे देनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट हियर। सॉल्यूशंस क्या है? एक आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस का यूज कीजिए। तो जिन प्रिजनर्स का कंडक्ट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि वो लोग नहीं भागेंगे, तो एटलीस्ट यू कैन से पुट सम बैट ऑन देम, उनको तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर उनके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर, सो इट्स अ बेटर ऑप्शन। ये बाकी कंट्रीज में भी यूज किया जाता है, तो ये हम इंडिया में भी लेके आ सकते हैं। अगर आप इसकी पूरी डिटेल देखेंगे तो यूके, यूएस, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसके बेनिफिट काफी हैं। एक तो प्रिजन को आपके यहाँ पे वो ओवरक्राउडिंग से बचाता है। ओके, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, और डिटेंशन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अदरवाइज सारा खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, नुकसान है कि देखिए, आप क्लियर गाइडलाइंस नहीं होगी तो दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज। यहाँ पे भी सिविल लिबर्टीज आपकी कर्टेल ही हो रही होती हैं। एंड देन देर आर रिस्क एसोसिएटेड विद द मिसयूज, कोई तोड़ के भाग जाए तो वो खतरा तो जरूर है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे इट्स अ रियली गुड सजेशन दैट वी कैन एनफोर्स हियर। अब ये इसकी पूरी डिटेल है कि कहाँ कहाँ ये लगता है, और इंडियन कोर्ट्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। अगर आपको अपने प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन कम करना है, आप इस टाइप की चीज लेके आ सकते हैं। इट विल इंसेंटिवाइज गुड बिहेवियर, और पोटेंशियल रिफॉर्म भी होगा इससे, क्योंकि इधर अगर प्रिजनर अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा है तो इंप्रूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाता है। देखिए, जेल जो है, जेल की प्रॉब्लम ये है कि जेल में इफ एडोलसेंट, और यू कैन से थोड़ी थोड़ी कम उम्र का प्रिजनर जाता है, तो वो एक्सपोजर हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ होगा, तो ही इज गोइंग टू लर्न बैड थिंग्स। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज का। तो छोटे लेवल का प्रिजनर होगा तो बड़े लेवल की चीज वहां पे सीख लेगा, तो दैट इज हाउ प्रॉब्लमेटिक इट इज। एंड कंसर्न सेफ गार्ड्स हैं, बिल्कुल मैंने बताया मिसयूज का चांस है, सिविल लिबर्टीज का टेल होंगी वगैरह वगैरह, बट डिस्पाइट एवरीथिंग इज, इफ अदर कंट्रीज कैन यूज इट, व्हाई कैन वी? बाकी लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं तो हम भी वो कर सकते हैं। दैट इज द बिग आइडिया अबाउट इट। क्लियर, सो देर इज नो हार्म, वी शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। अब आगे बढ़ते हैं, बात होगी यहाँ पे। ओके, देखो, एक चीज समझिए आप, यहाँ पे एक खबर आई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक मेजर्स टू कर्ब द फेक न्यूज। माय पॉइंट इज दिस, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज फेक न्यूज। फेक न्यूज है क्या? क्लियर वन थिंग, एंड वी हैव सीन कि रूलिंग पार्टीज बहुत
के केसेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज दे आर इंडल्जिंग इन फेक प्रोपागेंडा। ओके, अगर रूलिंग पार्टी फेक प्रोपागेंडा कर रही है, क्योंकि सबके आईटी सेल्स हैं, ठीक है ना, वो लोग अगर फेक प्रोपागेंडा कर रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? तो दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू सी हियर। तो पॉलिटिशियन मिनिस्टर साहब बोल तो रहे हैं कि भाई फेक न्यूज से हमें लड़ना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे लड़ेंगे जब आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर नॉट मेंडिंग देयर वेज। जहां से फेक न्यूज ओरिजिनेट हो रही है वही ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली चीज है यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो हॉर्नबिल हेवन, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। अब देखिए ये जो है स्टेट बर्ड है, ठीक है, और स्टेट बर्ड कौन से स्टेट का है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो नागालैंड का है, ठीक है, स्टेट बर्ड। एक आपको मुझे बताना होगा, क्या हॉर्नबिल केरला का भी स्टेट बर्ड है? तो इज इट द स्टेट बर्ड ऑफ केरला? क्लियर, तो ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो है डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी वो हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सीधा, ठीक है, पंछियों से रिलेटेड काफी चीजें हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जजमेंट की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है, कैसे इन्होंने बोला है, इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है क्या था। अब तक चल क्या रहा था, लोग योगी जी जो भी वो करते थे, दे यूज टू यू कैन से जस्ट बुलडोज द गिल्टी। अब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज क्या थी, देखिए, एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहे थे कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से जो भी गिल्टी होता था जाके बुलडोजर लेके खड़े हो जाते थे और उनके जो है जो भी उन्होंने रूल्स वायलेट कर रहे थे उसको सीधा तोड़ देते थे, स्ट्रक्चर को। Now the point is this, court has declared this type of act to be unconstitutional। क्योंकि अगर आप रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में बिलीव करें, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कांट बी अ जज, ठीक, एग्जीक्यूटिव कांट बी अ जज। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर, इस चीज को समझना जरूरी है। So unconstitutional है, demolishing properties without due process violates the rule of law, that is one thing here। Such actions can be seen as collective punishment affecting families of accused individuals। Okay, अब किसी का घर तोड़ रहे हैं तो उनको नुकसान तो होगा ही, that is how it is। Emphasize that executive can't punish the individual without fair trial, क्योंकि यहाँ तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना। अगर एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहा है तो ये प्रिंसिपल और ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि आपने सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दिया, दैट इज द फ्लॉ हेयर, ठीक। तो यू हैव टू गिव चांस टू द अदर पार्टी टू पुट अप देयर केस। अदर पार्टी जो जिसका घर तोड़ा जा रहा है उनको भी मौका मिलना चाहिए ना कि वो अपनी बात कह सकें, ठीक है ना, कि उनका जस्टिफिकेशन तो सुन लो। लेकिन यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन होता ही नहीं था, वो जाते थे सीधा तोड़ देते थे। नाउ दिस इज व्हाट हैज बीन डन हियर। तो नोटिस रिक्वायरमेंट है, 15 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा। और सामने वाले से अगर जवाब आएगा वो पहले इसको स्टे लेके जाएंगे, जवाब नहीं आता है तब आप इसे तोड़ेंगे। और दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, तो काफी सही चीज है ये। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स ऐसा कर रहे हैं अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, इस रूल का वायलेशन किया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, दैट इज व्हाट कोर्ट इज सेइंग। डेमोलिशन को पूरा वीडियोग्राफ करना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाएगी, ओके, और ये पब्लिक डिजिटल पोर्टल पे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ इट इज। बेसिकली यहाँ पे लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी उन्होंने, तो जो इलीगली ऑफिशियल्स भी हीरो बन रहे थे ना, वो चीज भी बंद हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियल्स अब पर्सनली लायबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि योगी जी बचा लेंगे किसी को, कि बड़े ऊपर से जो है बचा लिया जाएगा, वो चीज अब नहीं होगी, बिकॉज जुडिशरी इज फैसिलिटेटिंग दिस। ओके, नाउ स्केप्टिकिज्म अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, बात ये है कि अब इसको कैसे इसको लागू किया जाएगा। सो दैट इज द डाउटफुल थिंग। ओके, बट डेफिनेटली थिंग्स आर यू कैन से क्लियर नाउ। अब थोड़ी चीज जो है काफी क्लियर है, एंड डेफिनेटली दीज लॉज विल बी फॉलोड। तो इसका अच्छे से पालन किया जाएगा, दैट इज द बिग आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन बाय ट्रम्प।
तो अगर आपको इंडिया में इसका इक्विवेलेंट देखना हो तो ये समझ लीजिए एक तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया है, ठीक। माय पॉइंट इज दिस, इफ ट्रम्प इज सेटिंग अप एफिशिएंसी डिपार्टमेंट, शुड इंडिया डू द सेम थिंग? ओके, क्या इंडिया को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? बिकॉज इनएफिशिएंसी तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारी है। देखिए मोदी जी कुछ हद तक कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी लेटरल एंट्री जैसा रिफॉर्म आया है, बट कितना वो लागू होगा कितना नहीं, अभी आप हालात देख लीजिए। लेटरल एंट्री बंद ही कर दी मोदी जी ने रिसेंटली अभी, बिकॉज अब तो कोएलिशन गवर्नमेंट है ना। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी के लीडर्स ने बोला कि लेटरल एंट्री बंद कर दो, तो उन्होंने कर दी। तो अभी लेटेस्ट ये चीजें हैं। लेटरल एंट्री मतलब आप सीधा जो है जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे किसी को भी बाहर से अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट लेटरल एंट्री मींस, इंडिया के केस में बता रहा हूँ जो था। तो इसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी आके अपॉइंट हो सकता है। अदरवाइज होता क्या है कि जो सर्विस के अंदर के लोग हैं उन्हीं को ही ये मौका मिलता है। लेकिन अब मोदी जी ने कहा था कि भी हम जो है बाकी जगहों के टैलेंट तो हर जगह है, सबको वो मौका देंगे। सो दैट इज व्हाट द बिग आइडिया इज, बिग आइडिया वाज। अब ट्रम्प ये क्या सेटअप कर रहे हैं, तो ही इज सेटिंग अप दिस पर्टिकुलर थिंग विद द थॉट प्रोसेस की एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लोगों से इंसाइट्स लेंगे, ओके, अबाउट द डेवलपमेंट हेयर। वो सजेस्ट करेंगे कि कैसे हमने ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाना है। जो एलन मास्क है, एलन मास्क जो है, इनको अगर आप समझेंगे व्हाट ही डिड, ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका 6000 का स्टाफ था, और ये स्टाफ एलन मास्क ने आते ही कट किया, और आज ट्विटर चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है विद द स्टाफ ऑफ 1500 पीपल। नाउ दैट इज समथिंग ही ब्रॉट इन। तो वैसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है जो यहाँ पे ये लोग करके आने वाले हैं। अभी तक अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर है, जो यूएस का बजट है वो $6 ट्रिलियन तक जाता है। एंड आफ्टर दिस, इलन मस्क की स्टेटमेंट है, दे विल पुट इट डाउन टू 2.5 ट्रिलियन। इतना पैसा वो बचाने का सोच रहे हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वो हटाएंगे, बहुत से लोगों को फायर करेंगे। दैट इज समथिंग विच विल बी डन हियर, ओके। सो ये सारी चीजें हैं, और इन्होंने ऐसा कहा कि भाई फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाएगा, क्योंकि यूएस का जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना। यूएस पब्लिक डेट इज नियर 97% ऑफ द जीडीपी, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 106% बाय 2028। दैट इज नॉट गुड एट ऑल, क्लियर। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। उसी चीज को ये इंप्रूव करने वाले हैं। और आइडिया इज टू हैव रैशनल एक्सपेंडिचर। अभी इरैशनल एक्सपेंडिचर चल रहा है, अब फिर होगा रैशनल एक्सपेंडिचर, सोच समझ के पैसा खर्च किया जाएगा। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये होगा कि बहुत से एरियाज के अंदर, अमेरिका के अंदर ही अब इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाई जाएगी। दैट इज व्हाट ट्रम्प मे बी थिंकिंग। और जहां से जिस चीज से अमेरिका को बेनिफिट होगा, अमेरिका पैसे बनाएगा, वो सारे काम ये करने वाले हैं। चाहे उसके लिए चाइना के ऊपर जो है टैरिफ क्यों ना लगाना पड़े, चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर। दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू हियर। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें, ट्रम्प प्लेजेस टू एलिमिनेट 10 रेगुलेशन फॉर एवरी न्यू वन इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू हियर। सो ये जो रेगुलेशन हटाने का मतलब है, ये होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दैट इज व्हाट हिज फोकस इज गोइंग टू बी। तो हमें भी ये चीज सीखनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये पास्ट में भी ऐसे बहुत बार एफर्ट किए जा चुके हैं। सो देयर वाज दिस सिम्पसन कमीशन 2010, बिफोर दैट देयर वाज दिस ग्रेस कमीशन। उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, क्लियर। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेड था, ठीक है, क्योंकि हर चीज के लिए कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होता है। अब भी ये डिफिकल्टी आ सकती है, बट मोर और लेस मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ट्रम्प विल बी एबल टू मैनेज इट, ओके। तो आज की डेट में वही एक इनका लिए चैलेंज हो सकता है कि कांग्रेस से इसे अप्रूव करवाना। देन रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट इफ यू सी, तो ये गवर्नमेंट को रीस्ट्रक्चर करेगा। ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस के अप्रूवल से ही चीजें होंगी, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, और रिकमेंडेशंस कंक्लूड होंगे बाय 2026। अब बात इसके अंदर ये है कि ट्रम्प इज गोइंग टू बी देयर ओनली टिल 2028। हाउ गुड विल बी द इम्प्लीमेंटेशन? अगर रिकमेंडेशन 26 तक आ रही है, तो तब तक क्या इसको इंप्लीमेंट करवाया जा सकेगा? दैट इज गोइंग टू बी द चैलेंज है। अब पोटेंशियल अगर आप इसका देखेंगे, न्यू जर्सीज रेड टेपिज्म रिव्यू कमीशन,
उन्होंने भी इस टाइप की चीज सजेस्ट की है कि वी हैव टू स्ट्रीमलाइन द ब्यूरोक्रेसी। ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जरूर रहेगा, ठीक, वो जरूर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट मोर और लेस दैट इज व्हाट ट्रम्प हैज टू मैनेज इट। ये ट्रम्प को मैनेज करना पड़ेगा। So that is going to be a challenging thing for him. Other than that, we have to wait and watch how things will be. Question is this: should India also have this kind of thing? देखिए, इंडिया की अगर आप बात करते हो तो सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशन 2009 में आए थे। नाउ इट हैज बीन ऑलरेडी 15 ईयर्स, आज 2024 चल रहा है, 15 साल हो चुके हैं, ओ सॉरी 2024 चल रहा है, एंड इट्स बीन 15 ईयर्स। 15 ईयर इज क्वाइट अ बिग टाइम। तो हमें भी रिफॉर्म करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखो एक तो सेकंड एआरसी की भी सारे रिकमेंडेशन तो माने नहीं थे, इसको लागू नहीं किए थे, तो अभी भी जरूरी है कि स्कोप है, हम चाहें तो इसको ठीक ठाक तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। सो इंडिया शुड ऑल्सो हैव द रिफॉर्म कमीशन, दैट इज व्हाट द सजेशन इज। क्लियर? सो ये चीज यहाँ पे बताया गया है, एंड this is what the point is. Okay, doctors are not feeling safe. 35% of doctors in India, they feel unsafe while at work. Study shows, this is what the study is about. Okay, अब देखिए क्या रीजन है, वायलेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है डॉक्टर के अगेंस्ट। देखो, पहले जो डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता था, दैट यूज टू बी द बॉन्ड, एक पर्सनल बॉन्ड होता था, सभी लोगों के अपने अपने डॉक्टर्स होते थे। नाउ दैट डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन। आज कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इनको देखा जाता है बस। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, ओके, देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे इमोशनली चार्ज लोग वायलेंस कर देते हैं। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। अटैक्स तो डॉक्टर्स के ऊपर बहुत हो रहे हैं, दे फील अनसेफ, बिल्कुल अनसेफ हैं, एंड मैनी टाइम्स ड्रंक और डिसरप्टिव इंडिविजुअल्स आते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए, दैट इज समथिंग विच इज मस्ट। ओके, तो ये आज की डेट की रियलिटी है। स्पेसिफिकली जो पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे जो है आपको जरूर इस टाइप की चीज फैसिलिटेट करनी चाहिए। ओके, so these are few things that we can brought in, otherwise things will be sad, और डॉक्टरी को आपको वापस एक बार फिर नोबल प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर्स को भी इसके अंदर एफर्ट करने की जरूरत है। दे हैव टू रियलाइज दे आर नॉट जस्ट द कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर पीपल। तो वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को दोबारा एक बार रिवाइव करने की जरूरत है। दैट इज द बिग आइडिया। क्लियर? क्योंकि कितनी जगह पे आप जो है फोर्सेस को डिप्लॉय करोगे, एट द एंड ऑफ द डे दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर। उसको करेक्ट करने की जरूरत है ना, जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे सिचुएशन जो है वो एज इट इज चलती रहेगी। ओके, दैट इज द बिग आइडिया। अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट द बिग पिक्चर इज। वर्ल्ड के पेज पे क्या है, हाउ एनपीपी वोन ओवर श्रीलंकाज एथनिक माइनॉरिटी। तो ये चल रहा है यहाँ पे। ओके, श्रीलंका के अंदर नई गवर्नमेंट बनेगी, इट्स अ गुड थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है चीजें, सो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आर देयर। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। क्लियर?